एसिड बेस थ्योरी, अम्ल क्षार सिद्धांत। ठीक है ना, अलग अलग वैज्ञानिकों ने अलग अलग अम्ल क्षार के सिद्धांत दिए हैं कि आखिर हम किस तरह से पहचानेंगे कि कौन सा दिया गया पदार्थ आपका अम्ल की तरह कार्य करेगा, कौन सा दिया गया पदार्थ आपका क्षार की भांति कार्य करेगा। और हमें पता है बेटा कि आयनिक साम्य जो है आपका वो अम्ल क्षार और लवणों के ऊपर ही चल रहा है। ठीक है जी। तो सबसे पहला जो सिद्धांत आया है उसका नाम है बेटा आर्हीनियस सिद्धांत। सबसे पहला जो सिद्धांत है उसका नाम है आर्हीनियस सिद्धांत। ठीक है, आर्हीनियस थ्योरी। आर्हीनियस ने क्या बोला था? आर्हीनियस ने बस इतना बोला था बच्चा कि जो भी जल में डालने पर H+ आयन दे वो अम्ल होगा, तथा जो भी जल में डालने पर OH- दे वो क्षार की भांति कार्य करेगा। तो ये सीधे सीधे आपको बस ये एक लाइन लिख लेना बेटा कि इस सिद्धांत के अनुसार है ना, जो भी पदार्थ जल में H+ आयन देगा वो अम्ल, तथा जो OH- देगा वो क्षार कहलाता है। इस सिद्धांत के अनुसार जो भी जल में H+ आयन देगा वो अम्ल, तथा जो OH- देगा वो क्षार कहलाता है। तो आर्हीनियस थ्योरी बेसिकली आपको बच्चों H+ और OH- के आधार पर बताई गई है। H+ और किसके आधार पर बताई गई? OH। ठीक है ना, H+ देने वाला हो गया अम्ल दैट इज एसिड, और OH- देने वाला हो गया आपका क्षार दैट इज बेस। ठीक है, और इसी सिद्धांत से बेटा इसका जो अगर हम बात करें थोड़ी सी इसकी सीमाएं भी थी, लिमिटेशन भी थी। जैसे हम बात करते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कि SO2 एक अम्लीय ऑक्साइड है, परंतु उसमें H+ नहीं है। मतलब इस सिद्धांत के अनुसार अम्ल की भांति वही कार्य करेंगे जिनके पास अम्लीय हाइड्रोजन हो। और ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ अम्लीय हाइड्रोजन क्या होता है, जिसे हम एसिडिक हाइड्रोजन भी बोलते हैं। जो भी हाइड्रोजन ग्रुप 16 मतलब ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम या टेलुरियम से जुड़ा हुआ हो, या फिर ग्रुप हमारा 17 कौन कौन सा? क्लोरीन, ब्रोमीन और क्या आपका आयोडीन। ठीक है, तो जो भी इनसे जुड़ा हुआ होगा वो अम्लीय हाइड्रोजन होता है। मतलब आप इनके आधार पर जैसे है ना HF हुआ, HCl हुआ, HBr, ये सब आपके हो जाएंगे, HI। ठीक ना, ठीक है, H2S, एसिटिक एसिड। अब एसिटिक एसिड में भी हमें पता है कि H किससे जुड़ा है बच्चों? O से। ऐसे आप खूब सारे एग्जाम्पल देख सकते हो। और क्षार का मतलब होगा जिसमें आपका OH- हो, जैसे आपका NaOH हुआ, NH4OH हुआ। ठीक है, तो सीमाएं भी मैंने बता दी हैं। हालांकि हमें सीमा की उतनी ज़रूरत नहीं है, परंतु पता ज़रूर है कि कुछ लिमिटेशंस भी थे। और हमारे इस पर्टिकुलर चैप्टर में बेटा आर्हीनियस थ्योरी का प्रयोग काफ़ी हद तक हम करने वाले हैं, क्योंकि एक्चुअली जो अम्लों के लिए वियोजन स्थिरांक होता है, जो ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ कौन सा होता है बेटा? Ka। और क्षार का वियोजन स्थिरांक क्या होता है आपका? Kb, है ना। K तो नियतांक का नाम है, A फॉर एसिड है मतलब अम्ल, B फॉर बेस है मतलब कि आपका क्षार। ठीक है जी। तो आर्हीनियस सिद्धांत से ही हम दो दिए गए अम्लों का, ठीक है ना, अम्लीय सामर्थ्य की तुलना कर सकते हैं। तो इस सिद्धांत के अनुसार चूंकि अम्ल वियोजित होकर H+ दे रहा है ना, जो जितना अधिक H+ देगा, ठीक है ना, उसका अम्लीय सामर्थ्य उतना ही ज़्यादा होगा, और अम्लीय सामर्थ्य ज़्यादा होने का मतलब इनडायरेक्टली उसका Ka का मान अधिक होगा। तो अब हमें ये ध्यान देना है, जिसका Ka का मान अधिक होगा वो हमारे लिए अम्लीय हो जाएगा, और जिसका Ka का मान कम होगा वो रिलेटिवली कम अम्लीय होगा। ऐसा नहीं कि क्षार बोल दो आप, है ना, कई बार जल्दबाजी में बच्चों से गड़बड़ हो जाती। और इसी तरह से जो आपको OH- अधिक देगा, ठीक है ना, वो प्रबल आपका उसका क्षारीय सामर्थ्य ज़्यादा होगा, मतलब उसके Kb का मान अधिक होगा, अब आपको मैं ये भी बता दूं बेटा कि हम अम्ल को बाय डिफ़ॉल्ट अब हमेशा किससे प्रदर्शित करेंगे? Ha से। ठीक है ना, क्यों? क्योंकि अम्ल का मतलब ही बेटा H+ दे, तो हम मान के चल रहे हैं कि ये वियोजित होगा किस में? H+ और A-। ठीक है, कभी कभी हमें अम्ल का नाम नहीं दिया जाता, बस एक दुर्बल अम्ल लिखा हुआ होता है। तो अगर कुछ नहीं लिखा हुआ, एक दुर्बल, है ना, एक क्षारीय अम्ल, तो मोनोबेसिक एसिड होगा तो Ha से डिनोट करोगे। अगर द्विक्षारीय अम्ल होगा डाइबेसिक तो H2A से प्रदर्शित कर देना। और ऑलरेडी मैं इसके Ka का व्यंजक आपको लिखना सिखा चुका हूँ। क्या होगा इसका Ka का व्यंजक? H+ × A- ऊपर /Ha। तो आप खुद समझ सकते हो बेटा, जो जितना ज़्यादा आपको H+ देगा ऑब्वियसली वो A- भी ज़्यादा ही देगा। तो इसका मतलब हमारे न्यूमरेटर का मान ज़्यादा हो गया तो Ka का मान अधिक होगा। इसी तरह से क्षार को हम किससे प्रदर्शित करेंगे?
BOH, और BOH किस किस में विभाजित होगा, B प्लस और OH माइनस। ठीक है, तो इसके Kb का व्यंजक क्या होगा, ऊपर आ जाएगी B प्लस की सांद्रता इंटू OH माइनस की सांद्रता, और नीचे आएगी किसकी सांद्रता बच्चों, BOH। तो ये छोटे छोटे से पॉइंट्स हमें ध्यान रखना है कि व्यंजक क्या होता है, सूत्र क्या होता है ना। सूत्र हमेशा बेटा आयनिक साम्य में मैंने बता दिया है, चाहे Ka का सूत्र हो चाहे Kb का सूत्र हो, ठीक है ना, वो हमेशा C∝² माइनस अल्फ़ा ही रहेगा। ऐसा क्यों, क्योंकि हम ऑलरेडी लिख चुके हैं बेटा कि C00, लास्ट सेशन बता चुका हूँ, C माइनस C अल्फ़ा, C अल्फ़ा C अल्फ़ा। अब उसको आप इस व्यंजक में रखो, नीचे भी वही होगा C00, C माइनस C अल्फ़ा, C अल्फ़ा C अल्फ़ा, तो दोनों से सूत्रों जो बनेंगे वो सेम रहेंगे, व्यंजक अलग अलग है। ठीक है, तो ये हमारा पहला सिद्धांत है, आर्यनियस सिद्धांत, जो हमारे लिए Ka Kb की बातें करता है, हमें दो अम्लों की अम्लीय सामर्थ्य की तुलना करना सिखाता है। ठीक है, ये हमें पता होना चाहिए। दूसरा जो सिद्धांत है बच्चों आपका, वो है ब्रोंस्टेड-लोरी सिद्धांत, है ना। तो आप दूसरा सिद्धांत का नाम लिखो, ब्रोंस्टेड-लोरी सिद्धांत। अब ये सिद्धांत क्या बोलता है बेटा आपको, है ना, सेकेंड एसिड बेस थ्योरी जो है, दैट इज अवर ब्रोंस्टेड-लोरी सिद्धांत, ब्रोंस्टेड-लोरी का अम्ल क्षार सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार बेटा जो भी H+ देगा वो अम्ल, और जो भी H+ को ग्रहण करेगा वो क्षार। तो ब्रोंस्टेड-लोरी सिद्धांत में केवल H+ के सापेक्ष बात करी गई है, जो H+ लेगा वो क्षार, ठीक है, और जो H+ देगा वो आपका हो जाएगा क्या, अम्ल। ठीक है ना। तो ब्रोंस्टेड-लोरी सिद्धांत के अनुसार जो H+ देगा वो काम करेगा क्षार की भांति, और जो H+ लेगा वो किसकी भांति कार्य करे बेटा, अम्ल। ठीक है जी। अब जैसे मैं कुछ एग्जांपल्स बताऊं, उसके बाद मैं आगे की कहानी बताता हूँ। HCl, तो अगर मैंने HCl को पानी में डाला, अब ये पानी में डालना जरूरी नहीं बेटा, हम कोई भी दो अलग अलग अम्ल क्षार ले सकते हैं, परंतु अभी मैं एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ। तो क्या होगा, ये HCl अपना H+ H2O को दे देगा, खुद परिवर्तित हो जाएगा ये किसमें, Cl-, और साथ में बनेगा आपका H3O+, है ना, खुद ये परिवर्तित हो जाएगा Cl- और साथ में बना देगा आपका H3O+। इसी तरह से, है ना। अब यहाँ पर देखो क्या हो रहा है, हमेशा अम्ल क्षार की पहचान आपकी लेफ्ट हैंड साइड से होगी, ठीक है ना। किस साइड से होगी, लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड में अगर मैं देखूँ HCl, तो HCl क्या कर रहा है बच्चा, अपना H+ दे रहा है, तो इसलिए किसकी भांति कार्य करेगा, अम्ल की भांति। और ठीक है ना, ऑब्वियसली ये दे रहा है तो बगल वाला ले ही रहा होगा, तो ये किसकी भांति कार्य करेगा, क्षार। ठीक है जी। अब अगर ये एसिड है बेटा, तो ये कहलाएगा इसका कॉन्जुगेट बेस, संयुग्मी क्षार। इस वजह से ये थ्योरी भी हमारे लिए महत्वपूर्ण है, ये भी हमें पता होना चाहिए। और इसके 4-5 पॉइंट्स जो अभी मैं लिखाऊंगा वो तो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, पहले हम सिद्धांत समझ लें, ठीक है। और ये अगर बेस है बेटा, तो ये उसका क्या हो गया, है ना, संयुग्मी अम्ल। मतलब इस सिद्धांत के अनुसार अम्ल क्षार हमेशा संयुग्मी युग्मों के रूप में उपस्थित रहते हैं किसी भी अम्ल क्षार अभिक्रिया में। ये एक अम्ल क्षार अभिक्रिया है, ठीक है। तो यहाँ पर बेटा अगर हमसे संयुग्मी अम्ल क्षार युग्म पूछा जाए, कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर, जो काफ़ी बार पूछे भी जा चुके हैं और हमें इनको ध्यान भी रखना है। थोड़ा सा 1 मिनट में चेंज कर दूं, ठीक है। तो हमें इन्हें ध्यान भी रखना है बच्चों, ध्यान देना। तो संयुग्मी अम्ल क्षार युग्म, कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर, शॉर्टकट में आप भी इसे CABP लिखना है ना। मैं अंग्रेजी की टर्म्स बताता ही इसलिए बेटा कि ताकि आप थोड़ा शॉर्टकट भी लिख सके ना, बार बार हम संयुग्मी अम्ल क्षार युग्म तो ना लिखेंगे, तो आप उसको CABP लिखिए, ठीक है। एक बार आप ब्रैकेट में लिख लो, उसके बाद आपको भी याद रहेगा। तो अगर मैं इस अभिक्रिया को देखकर, हमारे ऐसे क्वेश्चन काफ़ी बार आ भी चुके हैं हमारी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, कि इस अभिक्रिया में संयुग्मी अम्ल क्षार युग्म बताओ, तो हम बोलेंगे HCl के साथ क्या है आपका Cl-, और H2O के साथ कौन है, H3O+, ठीक है। यहाँ से हमें क्या शिक्षा मिल रही है बच्चों, कि संयुग्मी अम्ल क्षार युग्म में हमेशा एक प्रोटॉन का, H+ को ही हम प्रोटॉन बोलते हैं बेटा, उसका अंतर होता है, ठीक है। मान लीजिए हम एक एग्जाम्पल और लिखते हैं बेटा, अमोनिया। तो अमोनिया को अगर मैं जल में डाल रहा हूँ, अब अमोनिया के पास क्या होता है बेटा, एक एकाकी युग्म ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, एकाकी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो वो क्या करता है बेटा, ये अब जल से उल्टे किसको ग्रहण करेगा, H+ को, ठीक है। तो इसने जल से H+ को ग्रहण करके NH4+ बनाया, और खुद ये परिवर्तित हो गया किसमें आपका, OH-, है ना, खुद ये परिवर्तित हो गया किसमें, OH-। तो अब इस अभिक्रिया में क्या हो रहा है बेटा,
अमोनिया H+ को ग्रहण कर रहा है, इसलिए ये मेरे लिए क्षार है, और ये क्षार है तो ये अम्ल है। तो इसका मतलब हमें एक और अच्छी शिक्षा मिल गई यहाँ से कि H2O जो है वो दोनों की भांति कार्य कर सकता है, अम्ल की भांति भी और क्षार की भांति भी, जो हमें याद भी रखना है। ठीक है, अब ये बेस है बेटा, तो ये हो गया इसका कॉन्जुगेट एसिड। ठीक है जी, और ये अगर एसिड है, ये हो गया इसका कॉन्जुगेट बेस। ठीक है, ये हो गया इसका कॉन्जुगेट बेस। तो अगर इस अभिक्रिया में हमसे संयुग्मी अम्ल क्षार के युग्म पूछा जाए तो हमारा NH3 के साथ तो कौन आ गया, NH4+। ठीक है जी, और दूसरा क्या आ गया बेटा, H2O के साथ आ गया कौन, OH-। ठीक है, तो आपको वैसे तो देखिए पढ़ते पढ़ते सब चीज़ें याद हो जाएंगी। जल के तो एटलीस्ट आप याद ही रखना बेटा कि जल आपका अम्ल क्षार दोनों की भांति कार्य कर रहा है। धनात्मक वाला जब भी बात आ जाए, क्योंकि अब मैं एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके सामने अगर आ रहे हैं और उनकी शॉर्ट ट्रिक बताऊं जिससे आप तुरंत पहचान सको, तो वो आपके सामने आ चुकी है। क्या कि जैसे ही हमें जल के साथ धनात्मक आयन दिखाई दे तो हम बोलेंगे जम्ल, अब धनात्मक आयन दिखाई दे तो हम बोलेंगे किसकी तरह किसकी भांति कार्य कर रहा है, क्षार की भांति। और OH- ऋणात्मक दिखा दे तो हमें बताइए बेटा OH- क्या होता है, खुद क्षार है, मतलब वहाँ पर जल किसकी भांति कार्य कर रहा होगा, अम्ल की भांति। ठीक है ना, और ये H3O+ मतलब अम्ल है, तो वहाँ पर वो क्षार की भांति कार्य कर रहा होगा। ठीक है, इसका दूसरा एडवांटेज क्या है बेटा, दूसरा क्या फ़ायदा है कि कई बार थोड़ी सी टिपिकल रिएक्शंस भी दे देता है जिसमें बच्चा परेशान हो जाता है। जैसे Al+3 है ना, जब हम Al+3 एक्वस लिखते हैं, जो आप इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बार बार पढ़ते हो, तो उसका मतलब ही बेटा कि एल्यूमिनियम+3 की जो उप सहसंयोजन संख्या, कोऑर्डिनेशन नंबर होती है, वो 6 होती। तो Al+3 एक्वस का मतलब है AlH2O6+3, मतलब ये 6 जल के अणुओं से घिरा हुआ है। ठीक है, इसकी भी उप सहसंयोजन यौगिक बनाने की प्रवृत्ति होती। अब इसको अगर वो हमसे जल में डाल रहा है बेटा, अब ये रिएक्शन बच्चों को थोड़ी सी टिपिकल और अजीब सी लगने लगती है, जबकि ये उतनी टिपिकल नहीं है। जब मैं आपके सामने खड़ा हूँ बेटा, एक एक कॉन्सेप्ट हम क्लियर करेंगे। अब देखो, इसको उसने दे दिया कि ये परिवर्तित हो रहा है AlH2O, H2O यहाँ पे 6 थे बच्चा, और हमने उसको 5 कर दिया। फिर साथ में हमने OH लिखा, ठीक है, और चार्ज दे दिया +2, और साथ में हमने H3O+। अब ये अभिक्रिया देखते ही बच्चा थोड़ा सा डर जाता है कि अरे सर इसमें तो क्या हो गया, अजीब सा है। कोई अजीब नहीं है बेटा, आपको अभी मैंने एक शिक्षा दे दी, जब भी H3O+ आ जाए इसका मतलब क्या है, वो अम्ल है, मतलब जल यहाँ पर किसकी भांति कार्य कर रहा है, क्षार की भांति। ये क्षार है तो ये क्या हो गया बेटा, अम्ल है ना। और अब आप देख भी रहे हो बेटा, इसके जो 6 जल के अणु थे उसमें से 5 बचे हैं। जो 6वां अणु था जल का, उसने एक H+ दे दिया, H+ हट गया तो उसकी जगह OH- आ गया, इसलिए उसका आवेश +3 से +2 हो गया, और वो H+ किसने ग्रहण कर दिया, आपका H3O+ ने। तो ये अगर अम्ल है तो ये इसका संयुग्मी क्षार हो गया, ये क्षार है तो ये उसका संयुग्मी अम्ल हो गया। तो इस तरह से ये थ्योरी भी महत्वपूर्ण है बेटा, जब भी हमसे संयुग्मी अम्ल क्षार के युग्म पूछे जाते हैं तब हमें इस सिद्धांत को प्रयोग करना पड़ेगा। ठीक है ना, तो अब यहाँ से हमें महत्वपूर्ण शिक्षाएं क्या क्या मिली, नीचे नोट बना के लिखना है ना। ये तो चलो, ये तो सामने ही आपके नोट का पहला पॉइंट लिखना बेटा, पहला पॉइंट कि इस सिद्धांत को संयुग्मी अम्ल क्षार सिद्धांत भी कहते हैं। ठीक है ना, पहला पॉइंट आपको नोट बना के लिखना है कि इस सिद्धांत को संयुग्मी अम्ल क्षार सिद्धांत भी कहते हैं, फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट लिखना बेटा कि संयुग्मी अम्ल क्षार युग्म में हमेशा एक H+ का अंतर होता है ना। संयुग्मी अम्ल क्षार युग्म में एक H+ का अंतर होता है। आप कोई भी एग्जाम्पल देख लो, सब में आपको वो जस्टिफाई होता हुआ नजर आ रहा है। संयुग्मी अम्ल क्षार युग्म में एक H+ का अंतर होता है। ठीक है, तीसरा पॉइंट बेटा है ना, तीसरा पॉइंट वो लिखने की ज़रूरत नहीं, बट ये मैंने बता ही दिया, ये हमेशा लेफ्ट और राइट साइड में होंगे ना। अगर एसिड इधर है तो उसका कॉन्जुगेट बेस अपोजिट साइड होगा। ठीक है, इसलिए हम पहले हमेशा अम्लिक क्षार को पहचानेंगे, संयुग्मी राइट हैंड साइड से आ जाएंगे। ये तो बोलने के लिए बोल रहा हूँ। तीसरा बिंदु लिखना बेटा, प्रबल अम्ल का संयुग्मी क्षार दुर्बल होता है ना। प्रबल अम्ल का संयुग्मी क्षार दुर्बल होता है तथा दुर्बल अम्ल का संयुग्मी क्षार प्रबल होता है। अगर अम्ल प्रबल है बच्चों तो उसका संयुग्मी क्षार दुर्बल हो जाएगा। ठीक है ना, प्रबल अम्ल का संयुग्मी क्षार दुर्बल होता है तथा दुर्बल अम्ल का संयुग्मी क्षार प्रबल होता है। ठीक है, चौथा बिंदु इसी का उल्टा है ना, प्रबल क्षार का संयुग्मी अम्ल दुर्बल, प्रबल क्षार का संयुग्मी अम्ल दुर्बल तथा दुर्बल क्षार का संयुग्मी अम्ल प्रबल होता है, तथा दुर्बल क्षार का संयुग्मी अम्ल प्रबल होता है। ठीक है जी।
पांचवा और सबसे महत्वपूर्ण बिंदु जो आप बेटा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कार्बनिक रसायन में बोलते भी हो, ठीक है ना, हो सकता है वहाँ से आपको उतना क्लियर ना हो या अभी आपने नहीं पढ़ा हो, तो मैं बता दूं बेटा पांचवा और सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है कि अम्ल क्षार अभिक्रिया हमेशा प्रबल से दुर्बल की तरफ विस्थापित होती है। अम्ल क्षार अभिक्रिया हमेशा प्रबल से दुर्बल की तरफ विस्थापित होती है। कोई भी अम्ल क्षार अभिक्रिया है वो हमेशा प्रबल से दुर्बल की तरफ जाएगी। कोई भी अम्ल क्षार अभिक्रिया है वो हमेशा प्रबल से किसकी तरफ जाएगी? दुर्बल की तरफ, है ना। अब इसका देखिए मैं प्रूफ भी देता हूँ और आपको समझाता हूँ, दोनों सिद्धांतों का एक साथ प्रयोग, है ना। एक क्वेश्चन के फॉर्म में हम करते हैं कि हमें दो अम्ल दिए गए हैं बेटा, HA1 और HA2, ठीक है। कौन कौन से अम्ल हैं? HA1 और HA2। K ऑफ HA1 जो बोला गया है वो 10⁻⁻5 है और K ऑफ HA2 जो बोला गया है वो 10⁻⁸ है, ठीक है जी। ये आपसे बोला गया, ठीक, बताया गया, मतलब क्योंकि K एक नियतांक है बेटा, इसका मान आपको क्वेश्चन में दिया होगा, आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पे पहला केस पूछ रहा हमसे कि अगर हमसे बोल रहा है अम्लीय सामर्थ्य की बात करो, एसिडिक स्ट्रेंथ, कौन प्रबल अम्ल है? HA1 और HA2 में अगर हमसे पूछे कि प्रबल अम्ल कौन है, तो अभी हमने, है ना, आर्यन सिद्धांत का भी बात कर ली बेटा, क्योंकि, है ना, दोनों एक तरह से मिलते जुलते ही हैं थोड़ा थोड़ा, इसलिए हमें प्रयोग तो वो भी करना पड़ेगा। जिसका K ज़्यादा होगा बेटा वो अम्लीय सामर्थ्य उसका ज़्यादा होगा। तो एसिडिक स्ट्रेंथ की बात करें तो हम बोलेंगे K1 बड़ा है किससे? K2 से, मतलब सॉरी K क्यों लिख रहा हूँ, HA1 का अम्लीय सामर्थ्य ज़्यादा है किससे? HA2 से, ठीक है जी। इसी तरह से बेटा अगर हम सिर्फ, अब अगर मैं आपसे ये पूछूं केवल इतना सा कि HA1 का संयुग्मिक क्षार क्या होगा, तो HA1 का संयुग्मिक क्षार कौन होगा? आपका A1 माइनस। और HA2 का मैं संयुग्मिक क्षार पूछूं तो A2 माइनस। अब मैं A1 माइनस और A2 माइनस का आपसे क्षारीय सामर्थ्य पूछूं, बेसिक स्ट्रेंथ, तो अभी मैंने एक पॉइंट लिखा दिया है, जिसका अम्ल प्रबल है उसका क्षार दुर्बल होगा। मतलब क्षारीय स्ट्रेंथ की बात करें तो A1 माइनस की क्षारीय सामर्थ्य कम होगी किससे? A2 माइनस, ठीक है जी। तो ये हो गए 2 पॉइंट। तीसरा जो इस क्वेश्चन का सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है बेटा, आपसे कह रहा है कि HA1 प्लस A2 माइनस ये क्रिया करके बना रहे हैं क्या? आपका A1 माइनस और HA2, ठीक है ना। HA1 प्लस A2 माइनस गिव्स A1 माइनस प्लस HA2। हमसे बोल रहा है कि इस अभिक्रिया का साम्यावस्था स्थिरांक बताओ, है ना। ये कौन सी अभिक्रिया हो गई बेटा? अम्ल क्षार अभिक्रिया ही है, ठीक है। इस अभिक्रिया का साम्यावस्था स्थिरांक। अब ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन आगे खूब आते हैं, जिनमें मैंने जो ऑब्जर्व करा है बेटा, बच्चा खूब ज़्यादा गड़बड़ कर देता है, परेशान हो जाता है। तो आपसे निवेदन है बेटा, ऐसे क्वेश्चन में बिल्कुल भी परेशान ना हो, क्योंकि मैं आपको पूरे कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ, बड़े सिंपल हैं ये क्वेश्चन। देखो क्या करना है हमें, कुछ नहीं। अगर इसका हमसे बोला गया है क्या निकालने को? साम्यावस्था स्थिरांक। तो अगर हम रासायनिक साम्य देख चुके हैं बेटा, तो साम्यावस्था स्थिरांक लिखने का तरीका क्या होता है? उत्पाद हम ऊपर लिखते हैं न्यूमरेटर में, मैंने A1 माइनस को ऊपर लिखा, साथ ही साथ मैंने HA2 को लिखा, नीचे लिखा मैंने किसको? HA1, है ना। सर इतना दूर दूर क्यों लिख रहा हूँ? अभी मैं समझा रहा हूँ। और साथ ही साथ मैंने क्या लिखा बेटा? A2 माइनस, ठीक है। दूर दूर इसलिए लिखा है बेटा क्योंकि ये व्यंजक लिखते ही, है ना, बच्चे की सिट्टी पिट्टी गुम हो जाती है सभी छात्रों की, है ना। छात्र छात्राएं, मतलब मेरे लिए तो सब, इसलिए मैं बेटा ही बोलता हूँ, कोई भी हो बेटा, कि भैया अब उसको समझ में नहीं आता कि सर अब क्या करें। चलो हमने आपके कहने पर ये तो लिख लिया, इतना तो हमारे पास ज्ञान था, आगे का ज्ञान हमें समझ में नहीं आ रहा। तो आगे का ज्ञान हमसे सुनिए बेटा। मैंने दूर दूर इसलिए लिखा है कि मैं यहाँ पर H+ ऊपर भी लिख दूँ और साथ ही साथ H+ नीचे भी लिख दूँ। तो इससे क्या फ़ायदा हो गया? बस यही है इसकी ट्रिक। आगे भी अगर आयनिक साम्य में किसी भी ऑर्बिट कोई अभिक्रिया ऐसी दे दी जाए कि इसका वियोजन स्थिरांक निकालो या इसका साम्यावस्था स्थिरांक निकालो, तो थोड़ा सा दिमाग हल्का सा आपको भी लगाना पड़ेगा बेटा, है ना। क्योंकि हम एक प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उसमें हमें हमारा IQ लेवल, थोड़ा दिमाग भी प्रयोग करना पड़ सकता है। इससे करने से ही आप देखिए बेटा, मैंने आपसे क्या बोला बेटा कि ये व्यंजक हैं और ये व्यंजक आपके सामने ये रहा, ये व्यंजक आपके मन में चलने चाहिए बेटा, ना। मन में चलने का मतलब HA1 है, किस किस में टूटेगा? अब हमें बार बार लिखने की ज़रूरत ना पड़े। HA1 किस किस में टूटेगा? H+ और A1 माइनस में। आप देख लीजिए H+ और A1 माइनस, ठीक है। और नीचे आ गया HA1, ठीक है। मतलब ये जो इसकी जगह है, मैं K ऑफ किसका लिख सकता हूँ बच्चों? HA1 का,
ना, इसकी जगह मैं के ऑफ किसका लिख सकता हूँ बच्चों, HA1 का, ठीक है। अब इसमें क्या हुआ बेटा, इसको देखूँ H प्लस है और A2 माइनस और HA2 है, ये भी किसका व्यंजक है बेटा, के का ही है, बट ये व्युत्क्रम व्यंजक हो गया, क्योंकि के के व्यंजक में, अम्ल के व्यंजक में H प्लस हमेशा ऊपर आना चाहिए। यहाँ पर आपको दिख रहा है H प्लस नीचे है, तो ये हम उसका व्युत्क्रम कर दें। आयनिक साम्य में हम देख ही चुके हैं बेटा, अभिक्रिया को उल्टा करने पर उसका साम्यवस्था स्थिरांक व्युत्क्रम हो जाता है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें, आयनिक कह रहा हूँ सॉरी, किसमें, रासायनिक साम्य में, तो ये छोटी छोटी चीज़ें जो हमने वहाँ सीखी हैं, बस उनका हम यहाँ पर अगर प्रयोग करना चालू करें तो ये रहा व्यंजक। अब इससे ऊपर हो गया 10 की घात -5, नीचे हो गया 10 की घात कितना, -8, और अगर मैं इसको लिखूं बेटा तो ये हो गया 10 की घात कितना, 3, ठीक है ना। ठीक, अब देखिए 10 की घात 3 क्या बता रहा है आपको, पहले आप काट तो आपका हो गया बेटा, क्या कि इस अभिक्रिया का साम्यावस्था स्थिरांक पूछा था, वो 1000 है। अब थोड़ा सा रासायनिक साम्य की बात करो, मैंने बोला था जब भी साम्यावस्था स्थिरांक का मान खूब ज़्यादा होता है, मतलब वो अभिक्रिया की अग्र दिशा में सीमा काफ़ी ज़्यादा होती है, मतलब ये अभिक्रिया ज़्यादा से ज़्यादा किस दिशा में चली गई है बेटा, अग्र दिशा में, सही है। और यही हमने 5वां बिंदु लिखा भी था कि अम्ल क्षार अभिक्रिया हमेशा प्रबल से दुर्बल की तरफ विस्थापित होती है। आप देखिए, आपने ऊपर ही लिखा है ये स्ट्रॉन्ग एसिड है ना, हैं दोनों दुर्बल भैया, कई बार बच्चों को ये भी डाउट हो जाता है, दोनों ही दुर्बल हैं, परंतु उन दुर्बल में बेटा HA1 का सामर्थ्य ज़्यादा है, तो हम इसे इसलिए प्रबल बोल रहे हैं, और इसे क्या बोलेंगे बेटा, दुर्बल, है ना। और क्षार में देखो उल्टा हो रही कहानी, ये प्रबल क्षार हो गया और ये हो गया दुर्बल क्षार। इसलिए छोटे छोटे से सिद्धांत हैं बेटा जो आपके कॉन्सेप्ट को खूब ज़्यादा मजबूत करेंगे। तो इससे हमने काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट शिक्षाएं ले ली हैं, और यहाँ से प्रूव हो गया बेटा, अगर ये 1000 आ रहा है मतलब ये अभिक्रिया लगभग पूर्णता की तरफ जा चुकी है बेटा। इससे तात्पर्य ही हुआ, हमारा सिद्ध भी हो गया कि अम्ल क्षार अभिक्रिया हमेशा प्रबल से किसकी तरफ जा रही है, दुर्बल की तरफ। इससे हमारा सिद्ध भी हो गया कि अम्ल क्षार अभिक्रिया हमेशा प्रबल से दुर्बल की तरफ जा रही है। अम्ल क्षार अभिक्रिया हमेशा प्रबल से किसकी तरफ जा रही है बच्चों, दुर्बल की तरफ। अम्ल क्षार अभिक्रिया हमेशा प्रबल से दुर्बल की तरफ जा रही है, सिद्ध हो गया। तो इसीलिए ब्रोंस्टेड लोरी थ्योरी का भी आपको पूरा आइडिया होना, एक एक पॉइंट का आइडिया होना जरूरी है, ठीक है।